नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। व्रण चिकित्सा मतलब प्राचीन भारत में घाव या अल्सर कह लीजिए, उनका इलाज कैसे होता था। हाँ, और ये विषय ऐसा है जिसकी जानकारी हमें चरक संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। और कमाल की बात यह है कि ये दिखाता है कि उस समय भी मतलब घावों को समझने और ठीक करने का एक बहुत ही व्यवस्थित साइंटिफिक तरीका था। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई ऊपरी लेप लगाने जैसी बात नहीं है। चरक संहिता में तो देखिए व्रणों के प्रकार, फिर उनकी जांच कैसे करनी है, कौन से घाव हैं जो आसानी से नहीं भरेंगे, उनके लक्षण क्या हैं, और फिर इलाज के लिए अनेकों उपाय मतलब दर्जनों उपाय बताए गए हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस प्राचीन ज्ञान के कुछ अहम पहलुओं को समझें, थोड़ा गहराई में जाकर। जी बिल्कुल। देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये व्रण शब्द जो है, चरक संहिता इसे कैसे देखती है। सुनने में आया है कि ये मूल रूप से दो तरह के होते हैं, निज और आगंतुज। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये वर्गीकरण मतलब व्रण का मूल कारण क्या है उस पर आधारित है, और निदान के लिए ये पहला कदम है, बहुत जरूरी। अच्छा। निज व्रण वो हैं जो शरीर के अंदरूनी कारणों से पैदा होते हैं। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात, पित्त, कफ जो हमारे दोष हैं उनके बिगड़ने से। मतलब शरीर के भीतर की गड़बड़ी से होने वाले घाव। जी। और दूसरी तरफ है अगंतुज व्रण। ये बाहरी कारणों से होते हैं, जैसे कोई चोट लग गई, गिल गए, कट गया, जल गया, या मान लीजिए किसी जानवर ने काट लिया। अच्छा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हाँ, बाहरी चोटें। और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए दोनों तरह के व्रणों के इलाज का तरीका वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो सकता है। कारण अलग तो उपचार भी अलग। ये तो बिल्कुल तर्क संगत लगता है। कारण जानो, फिर इलाज की दिशा तय करो। लेकिन अब ये सोचकर हैरानी होती है कि उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के वैद्य इन व्रणों की जांच करते कैसे थे? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। यहाँ 3 मुख्य विधियों का जिक्र है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ये कुछ कुछ आज के इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, इंटरोगेशन जैसे लगते हैं। हाँ, कुछ हद तक आप कह सकते हैं समानता है, लेकिन ये शायद उससे भी ज्यादा होलिस्टिक था। इसे कहते थे त्रिविध परीक्षा, 3 तरह की परीक्षा। त्रिविध परीक्षा, ठीक है। तो पहला है दर्शन, यानी आंखों से देखना, बहुत ध्यान से। क्या क्या देखते थे उसमें? वैद्य व्रण का रंग देखते थे कि वो लाल है, पीला है, कालापन लिए हुए है। रंग से ही दोष का या इन्फेक्शन का अंदाजा लगता था। अच्छा। फिर व्रण से गंध कैसी आ रही है, उससे कोई स्राव निकल रहा है तो वो कैसा है, कितना है, उसका आकार कैसा है, आसपास की त्वचा कैसी दिख रही है, ये सब बारीकी से देखा जाता था। सिर्फ देखकर ही इतनी सारी जानकारी कमाल है। और दूसरा तरीका, स्पर्शन, मतलब छूना। धी स्पर्शन, इससे वैद्य व्रण को छूकर महसूस करते थे। क्या महसूस करते थे? जैसे उसका तापमान, वो छूने में गर्म लग रहा है या ठंडा, उसकी बनावट मतलब वो नरम है या सख्त है, आसपास कोई सूजन है, टेक्सचर जैसा कुछ। हाँ टेक्सचर कह सकते हैं, और छूने पर रोगी को दर्द कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है, ये भी महत्वपूर्ण था। इससे पता चलता था कि व्रण में अंदर क्या चल रहा है, सूजन है या पस बन रहा है, ऐसी चीजें। ठीक है। और तीसरा था प्रश्न, पूछना। इसमें सिर्फ दर्द के बारे में पूछते थे या और भी कुछ? नहीं नहीं, प्रश्न का दायरा बहुत बड़ा था। दर्द तो पूछते ही थे, कैसा दर्द है, जलन है, खुजली है, कब होता है, ये सब। लेकिन इसके अलावा वैद्य रोगी की पूरी सेहत के बारे में पूछते थे। पूरी सेहत जैसे जैसे रोगी की प्रकृति क्या है, मतलब उसका शारीरिक और मानसिक गठन कैसा है, उसकी अग्नि यानी पाचन शक्ति कैसी है, साथ में मतलब उसे किस तरह का खाना या माहौल सूट करता है, उसकी आदतें क्या हैं। अरे वाह। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता था कि व्रण कहीं मर्म स्थान पर तो नहीं है, मतलब शरीर के वाइटल पॉइंट्स के पास, क्योंकि वहां ज्यादा सावधानी की जरूरत होती थी। तो ये तो सिर्फ घाव का इलाज नहीं हुआ, ये तो पूरे इंसान को समझने की कोशिश हुई। बिल्कुल, यही तो है आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण। सिर्फ लक्षण नहीं, पूरा व्यक्ति और उसकी पूरी कहानी महत्वपूर्ण थी। ये वाकई हैरान करने वाला है, देखना, छूना और फिर पूरी कहानी सुनना। लेकिन हम जानते हैं, और शायद उस समय भी जानते थे, कि सारे घाव एक जैसे नहीं होते, कुछ बड़े जिद्दी होते हैं। हाँ बिल्कुल। इस सामग्री में दुष्ट व्रण का जिक्र है, यानी ऐसे घाव जो आसानी से ठीक नहीं होते। क्या इनकी पहचान के लिए कुछ खास लक्षण बताए गए थे? यहाँ तो 12 लक्षणों की सूची दी है। जी, दुष्ट व्रण या नॉन हीलिंग वुंड, इसकी पहचान बहुत जरूरी मानी जाती थी। पूरी 12 की सूची तो लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ मुख्य लक्षण बताता हूँ। हाँ, कुछ मुख्य बातें। जैसे अगर व्रण का रंग बहुत अजीब हो, मान लीजिए अति पांडुवर्ण मतलब बहुत ज्यादा सफेद सा, या श्याव वर्ण यानी गहरा नीला या काला सा, ये चिंता की बात थी।
या फिर अगर व्रण छूने में बहुत ज्यादा चिपचिपा लगे या इसके विपरीत बहुत ज्यादा रूखा हो, अगर वो पत्थर जैसा सख्त हो गया हो या उसमें कोई उभार आ गया हो या उसमें से बहुत तेज दुर्गंध आ रही हो, अच्छा। तो ये सब दुष्ट व्रण के लक्षण माने जाते थे। ये संकेत थे कि भाई ये घाव आसानी से ठीक नहीं होने वाला, इसके लिए ज्यादा ध्यान और शायद ज्यादा सघन उपचार की जरूरत पड़ेगी। मतलब इन लक्षणों से खतरे की घंटी बज जाती थी वैद्य के लिए। हाँ बिल्कुल, इससे प्रोग्नोसिस का अंदाजा लगता था। अब घावों में और भी बहुत विविधता होती है। चरक संहिता उन्हें और भी बारीकी से वर्गीकृत करती है, जैसे वो शरीर में कहाँ हैं, उनका रंग कैसा है, उनसे कैसा स्त्राव निकल रहा है। ये वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण था? ये वर्गीकरण देखिए व्रण की गंभीरता और उसकी प्रकृति को और गहराई से समझने में मदद करता था। एक एक करके देखते हैं। हाँ। पहला है स्थान के आधार पर। 8 स्थानों का उल्लेख है। त्वचा पर है या नस या सिरा में, मांस में, मेद वसा में, हड्डी तक पहुंच गया है, स्नायु लिगमेंट टेंडन में है या किसी मर्म स्थान पर है, या फिर कोष्ठ यानी अंदरूनी अंगों तक पहुंच गया है। अच्छा, तो गहराई और लोकेशन। जी, अब जाहिर है त्वचा पर एक छोटा सा घाव और हड्डी तक पहुंचा हुआ घाव, दोनों की गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क होगा, तो स्थान से गंभीरता का पता चलता था। सही बात है। और रंग और स्राव से, यहाँ 8 तरह के रंग और 14 तरह के स्रावों का जिक्र है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये संख्याएं ही दिखाती हैं कि अवलोकन कितना सूक्ष्म, कितना डिटेल्ड था। रंग की बात करें तो 8 रंग बताए हैं, शुक्ल, कृष्ण वगैरह। रंग से अक्सर ये संकेत मिलता था कि व्रण में कौन सा दोष बढ़ा हुआ है। जैसे कालापन या नीलापन वात का सूचक हो सकता है, पीलापन पित्त का, सफेदी कफ का। हाँ। ये एक सामान्य संकेत था। और स्राव 14 तरह के। जी, व्रण स्राव 14 प्रकार, जैसे लस्सिका, लिम्फ जैसा, पूय, पस, रक्त, ब्लड, या फिर कुछ अजीब तरह के स्राव जैसे तेल जैसा, धी जैसा या मांस के धोवन जैसा। अरे, ये स्राव का प्रकार, उसका रंग, गंध, मात्रा, ये सब नैदानिक सुराग थे। इनसे पता चलता था कि घाव भरने की प्रक्रिया कैसी चल रही है, कहीं कोई संक्रमण तो नहीं है या किस तरह का संक्रमण है। सोचिए, 14 अलग अलग तरह के स्रावों में भेद कर पाना, ये अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत तो है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने देखा 20 तरह की वेदनाओं या संवेदनाओं का भी जिक्र है, जैसे भारीपन, जलन, खुजली, और 34 तरह के व्रण दोषों का भी, जैसे फीकापन, चिपचिपा स्राव, कृमि स्राव यानी कीड़े पड़ना। ये तो किसी आधुनिक मेडिकल टेक्स्ट बुक जैसा विस्तृत लगता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लक्षणों को कितनी बारीकी से देखा और समझा जा रहा था, ताकि निदान सटीक हो और उपचार भी सही दिशा में जा सके। ये सिर्फ अंदाजे पर आधारित नहीं था, बल्कि बहुत ही व्यवस्थित अवलोकन और वर्गीकरण पर आधारित था। तो इन सभी जानकारियों को मिलाकर, मतलब व्रण का प्रकार क्या है, निज है या आगंतुज, उसकी गहराई कितनी है, रंग कैसा है, स्राव कैसा निकल रहा है, कहीं दुष्ट व्रण के लक्षण तो नहीं है, और साथ में रोगी की सामान्य सेहत कैसी है, इन सबको मिलाकर वैद्य ये कैसे तय करते थे कि घाव ठीक हो पाएगा या नहीं, मुश्किल होगी, आसानी से ठीक हो जाएगा, जिसे साध्या-साध्यता या प्रोग्नोसिस कहते हैं। हाँ, साध्या-साध्यता का अनुमान लगाना एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये कई बातों पर निर्भर करता था। जैसे कि मुख्य रूप से, जैसा आपने कहा, व्रण की गहराई। सतही व्रण जाहिर है ज्यादा आसानी से ठीक होते थे। हाँ। फिर रोगी की आयु और उसका शारीरिक बल। युवाओं में और जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, हाँ। उनमें घाव भरने की क्षमता बेहतर होती थी। ठीक है। व्रण की स्थिति भी देखी जाती थी, क्या वो नया है या बहुत पुराना हो गया है, क्या उसमें दुष्ट व्रण वाले लक्षण दिखाई दे रहे हैं, कितने दोष बिगड़े हुए हैं। और जैसा हमने पहले बात की थी, रोगी की पाचन शक्ति, अग्नि कैसी है, उसकी सामान्य आदतें, सात्म्य कैसी हैं, ये भी मायने रखता था। ठीक है। इन सब कारकों को मिलाकर ही एक अंदाजा लगाया जाता था कि इलाज कितना सफल होने की संभावना है, आसान होगा या मुश्किल। कृच्छ्रसाध्य। समझ गया। मतलब सफलता कई चीजों का मिलाजुला परिणाम थी। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, उपचार। जी, उपचार विधियां। सामग्री में 36, जी हाँ, 36 अलग अलग उपचार विधियों का जिक्र है। इन्हें व्रण उपक्रम कहा गया है। ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। इसका क्या मतलब है, इतने सारे तरीके? देखिए, उपक्रम का सीधा मतलब है उपचार की प्रक्रियाएं या थेरेप्यूटिक मेजर्स, और 36 की संख्या वाकई प्रभावशाली है। ये दिखाता है कि वैद्यों के पास कितना व्यापक टूलकिट था घावों से निपटने के लिए। 36 तरीके। हाँ, इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह देखने के बजाय हम इनके पीछे के सिद्धांत को समझ सकते हैं। इन्हें कुछ समूहों में बांटा जा सकता है समझने के लिए। अच्छा, कैसे? कुछ तो बिल्कुल बुनियादी प्रक्रियाएं थी, जैसे शोधन। शोधन मतलब सफाई? हाँ, सफाई और सूजन कम करना, इन्फेक्शन हटाना। फिर रोपण यानी हीलिंग को, घाव भरने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
और पाचन मतलब अगर पस वगैरह है तो उसे रिजॉल्व करना। ठीक है, ये तो बेसिक हो गए। फिर कुछ हस्तक्षेप या छोटी मोटी सर्जिकल प्रक्रियाएं भी थीं, जैसे पाटन मतलब जरूरत पड़ने पर चीरा लगाना, छेदन यानी खराब या मृत ने यानी डेड टिश्यू काट कर निकालना, लेखन यानी खुरचना स्क्रैपिंग करना, और सीवन यानी टांके लगाना। टांके लगाना भी था। जी, सेवन का भी उल्लेख है। फिर बाहरी प्रयोग के बहुत सारे तरीके थे, जैसे कल्क या लेप लगाना, औषधियों का पेस्ट, उपनाह मतलब पुल्टिस या पोटली बांधना, स्नेह का प्रयोग यानी औषधीय तेल या घी लगाना, अवचूर्णन मतलब औषधि पाउडर छिड़कना, और धूपन भी यानी औषधीय धूनी देना घाव के आसपास। धूपन, ये तो दिलचस्प है। हाँ, और कुछ विशेष तकनीकें भी थीं, जैसे अग्निकर्म। अग्निकर्म मतलब जलाना? हाँ, थर्मल कॉटरी जैसा नियंत्रित तरीके से ऊष्मा का प्रयोग करना। फिर क्षार कर्म यानी औषधीय क्षार एल्कली का प्रयोग, जो कुछ खास तरह के व्रणों में उपयोगी होता था, और विभिन्न प्रकार से बंधन यानी पट्टी बांधना, ड्रेसिंग करना, और इनके साथ ही संक्रमण रोकने के लिए कृमिघ्नोपाय, एंटीमाइक्रोबियल, और अगर कोई विषैला प्रभाव है तो उसे कम करने के लिए विषघ्न एंटीटॉक्सिक उपाय भी इन 36 उपक्रमों में शामिल थे। 36 तरीके, ये तो सच में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी लगती है। क्या इन तरीकों के साथ कुछ खास औषधीय नुस्खे मतलब फॉर्मुलेशंस या योग भी बताए गए हैं? सामग्री में कुछ का जिक्र तो है। हाँ, बिल्कुल। चरक संहिता में तो अनगिनत योगों का वर्णन है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे उनके उद्देश्य का पता चलता है कि किस तरह की जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती थीं। हाँ, कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे रोपण तेल या घृत, ये नाम से ही पता चल रहा है, रोपण मतलब हीलिंग। तो ये तेल या घी खास तौर पर घाव भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बनाए जाते थे। इनमें क्या होता था? इनमें अक्सर ऐसी जड़ी बूटियां होती थीं जो अपने एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और हीलिंग गुणों के लिए जानी जाती हैं, जैसे मधुक यानी मुलेठी, हरिद्रा यानी हल्दी, निम्बपत्र यानी नीम की पत्तियां, मंजिष्ठा, इस तरह की चीजें। अच्छा, और शोधन तेल? हाँ, शोधन तेल या घृत, इनका काम था घाव को साफ करना, शोधन करना, इन्फेक्शन हटाना। इनमें अक्सर त्रिफला, दंती, निम्बपत्र, करंज जैसे शोधक द्रव्य होते थे जो सफाई का काम करते हैं। ठीक है। और ये त्वचा का रंग वापस लाने वाला लेप, त्वक सवर्णकर लेप। जी, ये भी एक दिलचस्पी हो गया। देखिए, घाव भरने के बाद अक्सर वहां निशान रह जाता है या त्वचा का रंग बाकी जगह से अलग हो जाता है। हाँ, हो जाता है। तो ये लेप उसी के लिए था, त्वचा का स्वाभाविक रंग वापस लाने के लिए। इसमें रसांजन, गैरिक, गेरू जैसे घटक बताए गए हैं। एक जगह पीपल, अश्वत्थ की छाल, लोध्र, सैंधव नमक के साथ सिसम यानी सीसे, लेड का भी उल्लेख है त्वचा का रंग ठीक करने वाले लेप में। सीसा, लेड, वो तो हानिकारक होता है? हाँ, बिल्कुल। आज हम जानते हैं कि सीसा विषैला है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक प्राचीन पाठ का वर्णन है। हमें इसे आज के संदर्भ में बहुत सावधानी से देखना होगा और इसका प्रयोग बिना विशेषज्ञ की सलाह के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बस उस समय के ज्ञान को दर्शाता है। ये स्पष्ट करना जरूरी था। अच्छा, और भी कुछ खास योग? हाँ, जैसे अगर बालों वाली जगह पर घाव हुआ है तो रोम संजनन लेप का उल्लेख है, मतलब बाल वापस उगाने के लिए। इसमें हस्ती दंत मसी, हाथी दांत की भस्म और रसांजन जैसी चीजें बताई गई हैं। और अगर हड्डी टूटी है तो अस्थि भग्न संधान लेप का वर्णन है, हड्डी जोड़ने में मदद करने के लिए। इसमें लाक्षा, मंजिष्ठा जैसे घटक होते थे। मतलब हर जरूरत के लिए एक खास समाधान तैयार था। ये लेप वगैरह लगाए कैसे जाते थे? क्या सीधे घाव के ऊपर लगा देते थे? हाँ, सामान्यतः लेप को जरूरत के हिसाब से सीधे व्रण पर या उसके आसपास की त्वचा पर लगाया जाता था। जैसे अगर सूजन है तो सूजन कम करने वाला शोथर लेप, जिसमें नीम, अर्क वगैरह होते थे। अच्छा, सूजन वाली जगह पर लगाया जाता था। ठीक है। अगर वात दोष के कारण व्रण सूखा है, दर्द ज्यादा है, तो उसके लिए खास वात नाशक गुणों वाले तेल या घी का प्रयोग होता था। अच्छा, स्रोत में एक जगह यह भी लिखा है कि लेप को व्रणम वात के ऊपर लगाना है। इसका शायद ये मतलब है कि लेप को सीधे मवाद में मिलाना नहीं है, बल्कि सूजन या मवाद बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ऊपर से लगाना है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। हाँ, थोड़ी अस्पष्टता है। अच्छा, एक और थोड़ी अजीब सी बात दिखी, केशनाशक लेप का जिक्र। हाँ। इसमें कुछ जानवरों के खुर, सींग की भस्म और तेल वगैरह का प्रयोग बताया है। नाम तो है केशनाशक मतलब बाल हटाने वाला, लेकिन विवरण पढ़कर ऐसा लगता है कि ये बाल उगाने वाला है, रोम संजनन जैसा। ये क्या विरोधाभास है? हाँ, ये आपने सही पकड़ा। स्रोत में जैसा लिखा है वैसा ही एक स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है।
नाम के स्नाशक और जो उसका कार्य बताया गया है रोम संजनन जैसा, वो मेल नहीं खा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, प्राचीन ग्रंथों में कभी कभी ऐसा होता है, पाठ भेद हो सकता है, लिखने में कोई त्रुटि हो सकती है, या फिर उसका कोई ऐसा खास संदर्भ हो सकता है जो आज हमें पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो हमें इसे बस स्रोत में प्रस्तुत एक तथ्य, एक विरोधाभास की तरह ही नोट करना चाहिए। इसका कोई निश्चित समाधान निकालने की कोशिश शायद ठीक नहीं होगी जब तक और जानकारी ना मिले। ठीक है। तो कुल मिला के चरक संहिता का ये जो व्रण चिकित्सा वाला अध्याय है, या जो जानकारी मिलती है, ये हमें सिखाती क्या है? इसका सार क्या है? मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि हजारों साल पहले भी घावों को समझने और उनके इलाज के लिए एक कितना विकसित, कितना व्यवस्थित और कितना सूक्ष्म ढांचा मौजूद था। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ कुछ टोटके या नुस्खे नहीं हैं। ये एक पूरी प्रणाली है जिसमें कारण जानने से शुरुआत होती है, फिर बहुत बारीकी से जांच होती है, संभावित जटिलताओं को पहचाना जाता है, और फिर उपचार के लिए दर्जनों प्रक्रियाओं और विशिष्ट औषधियों में से चुनाव किया जाता है। बिल्कुल। और ये प्राचीन भारतीय चिकित्सा की जो समग्र दृष्टि है उसको भी उजागर करता है। सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि पूरे रोगी को, उसकी प्रकृति, उसकी पाचन शक्ति, उसकी परिस्थितियों, सबको ध्यान में रख के इलाज करना। ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत मूल्यवान है जो किसी विषय की गहराई में जाकर उसके मूल सिद्धांतों को समझना चाहते हैं। और अंत में एक सवाल मन में आता है। हजारों साल पहले की घाव भरने की इस परिष्कृत समझ को देखते हुए क्या आज के समय में भी ये प्रासंगिक है? क्या चरक संहिता में वर्णित कोई सिद्धांत या कोई खास जड़ी बूटी या शायद कोई तकनीक, जैसे आपने अग्निकर्म का जिक्र किया, क्या ये आज के आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए कोई प्रेरणा बन सकती है? क्या कोई रास्ता निकल सकता है? ये सवाल कहीं ना कहीं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक संभावित सेतु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जी, ये विचार करने योग्य प्रश्न है, निश्चित रूप से।